चंदक छेदा है, गाद निकल रहा है। अभी पोंगा तो लग चुका है, और लग रहा है अभी और दवा। समय तो बीमारी आती ही नहीं थी जी। इसमें चंदक सेधा, पोंगा, करपी, तीन बीमारी है। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं पीएनए न्यूज़ इंडिया में एक ऐसी खबर जो किसान भाइयों के लिए है। अभी वर्तमान में किसान भाइयों के लिए उनकी फसलों में तना छेदक और पोंगा नाम की बीमारियां भी हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान भी भ्रमित रहते कि भाई बीमारियां तो लग रही, पर इसका उपचार कैसा करें और किस टाइप से इसका हल निकले और भविष्य में ऐसी बीमारियां न हो। इसलिए हमने कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक SR धुआरे सर, इनसे हमने जानकारी आपके लिए जुटाया है ताकि आप तक ये जानकारी पहुँचे और एक बढ़िया सा आपके लिए एक दवाइयों को लेकर और जो फसलों में बीमारियां लग रही है इनको लेकर आपको एक नई राहत मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर SR धुआरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर मैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में पदस्थ हूँ। और अभी आप देख रहे हैं किसान भाइयों, अभी धान का समय चल रहा है। धान अभी गभोट, कुछ जो हल्की धान है गभोट अवस्था में है और जो थोड़ी सी भारी धान है वो अभी अपनी वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में अभी चल रही है। सर, जैसे कि अभी जो धान गर्भ की ओर आने को है और किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि धान में तना छेदक, पोंगा ये बीमारी लग रही है, तो कहीं ना कहीं किसान भी भ्रमित है कि इसका उपचार कैसे करें। बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं किसान भाइयों की अभी धान का समय है और धान में जो मुख्य रूप से जो कीट है, धान में तना छेदक ये प्रमुख कीट है धान का। उसके अलावा पत्ती मोड़क भी कीट आपको खेत में मिल जाएगा, जिसकी कि पत्ती जो है ऐसी मुड़ी हुई रहेगी और इल्ली के द्वारा उसका जो है जो क्लोरोफिल, जो कि हरा भाग जो होता है उसको खा लिया जाता है। तो जिसके बाद में वो हरा भाग खाने के कारण पत्तियों में केवल जो सफ़ेद सफ़ेद जो है दाग धब्बे दिखाई देते हैं और पत्ती मुड़ी हुई रहती है। तो वो हो गया आपका पत्ती मोड़क। और तीसरा कीट जो है, जो जैसा कि आपने कहा कि पोंगा, तो ये आपके पास दिख रहा होगा, ये सफ़ेद सफ़ेद जो इसकी पूंगी दिख रही है, ये जो है पोंगा के लक्षण हैं। ये आपके पोंगा, ये जो दिख रहा है ये पोंगा है। ये जो छोटा सा पौधा हर सफ़ेद टाइप का दिख रहा है ये पोंगा है। तो ये शुरुआती स्टेज है और बाद में फिर ये जो है पोंगा से कारण ये जो पूरा जो तना है आगे चलना बंद हो जाता है और फिर इससे जो है बाली नहीं आ पाती है। और ये जो दूसरा पौधा देख रहे हैं आप, ये तना छेदक का है। तो ये तना छेदक से ऐसे पत्तियां सूख जाती है पैरा के समान में, और आप जैसे ये बीच की शाखा को ऐसे निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि ये इसमें जो है ये तना छेदक का प्रकोप लगा हुआ है। तो आप इसके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो तना छेदक लगा है, और तना छेदक, पोंगा और पत्ती मोड़क, जिसको लीफ फोल्डर भी कहते हैं, ये मुख्य कीट है, धान में आते हैं। और इसके अलावा एक भूरा माहू कीट भी हमारे धान में आता है, पर वो सामान्यतः बाली निकलने की अवस्था में या बाली जब निकल चुकी होती है उस अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये मुख्य कीट है हमारे धान में जी। सर, जो किसान की मांग रहती है कि भाई उपचार कैसा करें, इससे कैसे निजात पाए, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाए? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारी बात भी आपसे हो रही थी उस समय, तो आप कह रहे हैं कि पहले कीटों का प्रकोप धान में उतना नहीं होता था। हाँ सर, लेकिन अब दिनों दिन धान में जो है कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और नुकसान काफ़ी होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और समन्वित प्रयास अपनाने पड़ेंगे, समन्वित उपाय अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा जो कीट का जो प्रकोप है कम हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आप रासायनिक खाद को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लोग हम देख रहे हैं कि जैविक खाद जो है हमारी जो गोबर की खाद है उसको कम कर दिया गया है। लोग पहले पशु थे, पशु कम कर दिए, बैल नहीं पालते हैं और ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। तो ठीक है, करें, लेकिन यदि पशु नहीं भी है तो फिर आप खरीदें बाहर, जहाँ से आपको गोबर की खाद मिलती है तो गोबर की खाद खरीदें और उसका भी प्रयोग करें और रासायनिक खाद की मात्रा थोड़ा सा कम करें। और जितना हम रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कीटों का प्रकोप बढ़ता जाएगा, खासकर यूरिया का। तो यूरिया का जितना हम प्रयोग करेंगे ज़्यादा, तो
तो उसमें कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, साथ ही साथ बीमारी भी उसमें धान में आती है। जैसे धान में करपा बीमारी आप लोग कहते हैं, जिसको कि हम ब्लास्ट बीमारी बोलते हैं, जिसमें कि पत्ती में धब्बे धब्बे बनते हैं, शुरुआत में कत्थई कलर के, आंखें क्या करके या नाव क्या करके, फिर बाद में वो पत्ती के जो धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती पूरी जो है पैरा के समान हो जाती है, पीली हो जाती है और ऐसा लगता है कि पत्ती जल गई है। तो ये एक बीमारी आती है। उसके अलावा बाद में लाई की समस्या भी आती है, लाई फुटना बोलते हैं, जिसको फालसी स्मट भी बोलते हैं हम लोग, वो समस्या आती है। तीसरी एक समस्या आती है धान में कि जिसमें जो है जो आपका जो डंठल है धान का, जो जहाँ से निकलता है वो पत्ती, उसके पास में एक ऐसे धब्बे बन जाते हैं। तो डंठल पे ऐसे धब्बे बन जाते हैं, जिसको हम सीथ रॉट भी बोलते हैं। कुछ जहाँ से पत्ती निकल रही है उसके थोड़े ऊपर भाग में, जहाँ ज्वाइंट भाग में, वहाँ पर भी धब्बे बनते हैं, फिर पत्ती में भी थोड़े धब्बे बनते हैं, तना में भी बनते हैं। तो सीथ ब्लाइट भी आती है। तो सीथ ब्लाइट, सीथ रॉट, ये बीमारी भी आती है। तो ये जो समस्या है ज़्यादातर देखने में आई है कि जितना हम ज़्यादा रासायनिक खाद प्रयोग करेंगे उतना ये इनका प्रकोप बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है इसके लिए, जैसे आपने उपाय पूछा, तो उपाय के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए, कुछ जैविक उपाय और कुछ रासायनिक उपाय। तो शुरुआत से देखेंगे कि बैलेंस फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे रासायनिक खाद में, खासकर नाइट्रोजन का युक्त जो खाद है, जैसे यूरिया की मात्रा हम कम प्रयोग करें, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जो है आपका जो है कीट एवं रोग का प्रकोप कम होगा। लेकिन आवश्यकता अनुसार डालना भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जैविक उपाय भी जैसे कर सकते हैं, जैविक खाद का भी उपयोग करो, साथ ही साथ जैविक जो दवाइयाँ हैं, खासकर अभी चल रही है प्राकृतिक जो उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, इनका प्रयोग करना चाहिए। और हम देखने में ये भी आया कि जहाँ पर जो भाई जीवामृत का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी रोग काफ़ी कम आता है और फसल में आपको नाइट्रोजन की अलग से देने की कम आवश्यकता होती है या होती ही नहीं। यदि कोई प्राकृतिक रूप से करता है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी यदि जो प्राकृतिक खेती नहीं भी कर रहा है तो भी वो किसान भाइयों को जीवामृत है या घन जीवामृत, इनका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, इनका भी प्रयोग समय समय पर करना चाहिए। गौमूत्र का प्रयोग समय समय पर आप यदि करते रहें तो काफ़ी हद तक जो है तना छेदक की जो समस्या आप देख रहे हैं जैसे मेरे हाथ में है, तो ये समस्या आपको कम आएगी। सर, और मेरा मानना था कि जैसे हम जो केमिकल यूरिया यूज़ करते हैं, जी, केमिकल यूरिया का जैविक में ऐसा कोई नहीं उपचार है कि नहीं अपन नहीं, यूरिया जैविक को मैनेज कर सके? बिल्कुल। आप जैविक में, प्राकृतिक में कहेंगे तो आपका जीवामृत डालेंगे तो आपको यूरिया की मात्रा मतलब नाइट्रोजन की मात्रा मिलती रहेगी। लेकिन जैविक में भी आपका जो है ये जीवामृत आता है। उसके अलावा आप जैसे धान में बात करें तो जो आपका जो एजोटोबैक्टर खाद है, जैविक की बात कर रहे हैं, तो जैविक में एजोटोबैक्टर एक जैव उर्वरक आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नील हरी काई आती है, नील हरी काई 7 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है। तो वो काई होती है, खेत में बोने के पौधा लगा दिया आपने, ट्रांसप्लांटिंग कर दी, उसके 1 सप्ताह के बाद में 4 से 6 इंच पानी भराओ, 4 इंच पानी भराओ और उसमें आप उसको छिड़क दो, भुरक दो पाउडर को। तो उसमें क्या देखेंगे कि आपका जो काई जो है ये फायदेमंद वाली काई है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और वो जो काई है, आपका वातावरण में जो नाइट्रोजन है, यूरिया की मात्रा है, नाइट्रोजन मतलब यूरिया में जो है हम कह रहे हैं ना, यूरिया जो है मेनली उसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन वातावरण में 78% मतलब 78% नाइट्रोजन है, तो उसको अवशोषित करती है और पौधे को सप्लाई करती है, अपना भी जीवन यापन करती है काई और पौधे को भी वो देने का काम करती है। तो कुल मिलाकर के ये यूरिया की बचत करती है। ये एक हो गया। और फिर दूसरा बताया मैंने एजोटोबैक्टर, ये जीवाणु होते हैं, ये भी इससे बीज उपचार कर सकते हैं। एजोस्पिरिलम करके एक जीवाणु होता है, जैव उर्वरक होता है, इसका भी प्रयोग हम खेत में कर सकते हैं धान में। तो ये, और उसके अलावा एजोला होता है, एजोला भी एक फर्न होती है जिसको कि छोटे छोटे पत्ती वाला जो है खाद समझ लीजिए कह लो, या उसको फर्न बोलते हैं। तो उसको पशुओं के भोजन के साथ में भी देते हैं उनको, जिससे दूध की मात्रा बढ़ती है, प्रोटीन उसमें वसा की मात्रा बढ़ती है। और यदि खेत में डालते हैं तो खेत में नाइट्रोजन देने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये एक यूरिया का कुछ हद तक स्रोत भी है। तो ये जैविक क्या उपाय है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो हमको यूरिया की मात्रा खेत में कम देनी पड़ेगी। तो ये एक उपाय है यूरिया का। उसके अलावा जैसे बात करते हैं दवाई की, तो दवाई शुरू में हम जैविक की करें, फिर साथ में बीच बीच में भले ही फिर आप रासायनिक की दवाई भी प्रयोग कर सकते हैं। सर, वर्तमान में तो किसान अभी रसायन की ओर जाएगा क्योंकि उसके खेतों में ये सब की हाँ, ज़्यादा लग गया है, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या कहना है कि आप मिला जुला उपाय अपनाएंगे, शुरू से ही ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है कीट की समस्या है और समस्या आपको कम आएगी। और आती भी है तब फिर आपको रासायनिक के उपाय करना है। और शुरू में भी मैं आप जैसे कई बार देखा जाता है हमारे बालाघाट जिले में
और खासकर हमारे जो किरनापुर और आपका कलांजी और सभी जगह पे मैं देख रहा हूँ बालाघाट में क्लोरपाइरीफास के साथ में साइपरमेथ्रिन दवाई डाल देते हैं। तो मेरा कहना है कि आप क्लोरपाइरीफास दवाई बढ़िया है, शुरुआत में डालें, लेकिन सिंगल डालें। क्लोरपाइरीफास 20% वाली दवाई आती है, अभी 20 के साथ में 50% वाली भी आने लगी है, पर सिंगल दवाई डालो शुरुआत में। लेकिन उसके साथ में हम कॉम्बिनेशन वाली दवाई डालते हैं जो कि साइपरमेथ्रिन युक्त होती है, जिसको कि 505 के नाम से बालाघाट में जाना जाता है। तो ये दवाई शुरुआत में नहीं डाले, केवल सिंगल दवाई जो भी क्लोरपाइरीफास है जिसमें कि साइपरमेथ्रिन नहीं हो, वो दवाई को हमको शुरुआत में स्प्रे करना चाहिए। या एक प्रोफेनोफास दवाई भी आती है, प्रोफेनोफास दवाई भी आप 40% वाली आप सिंगल दवाई का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ मात्रा क्या होनी चाहिए? प्रति एकड़ मात्रा इसकी 300 से 350 ml डालना चाहिए प्रति एकड़, सिंगल दवाई की बात कर रहा हूँ। और ये बढ़िया दवाई है, ये इसका एक बार का उपयोग कर लो, फिर दूसरी बार जैविक का उपयोग करो, फिर आप ज़रूरत पड़ती है तो फिर सेकंड बार में भले ही फिर वो कॉम्बिनेशन वाली दवाई आप डाल सकते हैं। पर कुल मिला के कहने का मतलब है कि कुछ एक आध बार जैविक डालो, फिर दूसरी रासायनिक डालो, फिर जैविक डालो। तो इस प्रकार से अपन यदि कॉम्बिनेशन उपाय अपनाएंगे तो हमारे मित्र कीट भी खेत में होते हैं तो वो भी बचे रहेंगे, उनको भी कम नुकसान होगा, और जो है आपका बजट भी आपका ठीक रहेगा, खर्चा भी आपको कम आएगा। सर जैसे पहले जो बुजुर्ग किसान है वो बोलते हैं, जी। उनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि पहले ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। जी, तो वर्तमान में ये बीमारियां कैसे आ रही है? वही हमने आपको शुरू में बताया भी था कि भाई जैसे आप जितना रासायनिक खाद का प्रयोग करोगे और जितना हम जैविक खाद का प्रयोग कम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है समस्या कीड़ों की बढ़ती जाएगी। यदि आप जैविक के साथ साथ आप रासायनिक करेंगे तब ठीक उतना प्रकोप नहीं होगा, लेकिन आप जैविक को बिल्कुल नहीं डालेंगे और रासायनिक खाद मात्रा ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से आपका जो है कीड़े बीमारी की संख्या बढ़ेगी। आप सामान्यतः आप देखते हैं कि जैसे धान खाद डालना भी चाहिए तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर डालना चाहिए, और नहीं कराया तो फिर सामान्यतः 1 बोरी डीएपी 1 एकड़ में डालना चाहिए। पर किसान भाई आजकल देख रहे हैं 1.5 बोरी डालता है, कोई तो 2 बोरी तक डाल रहे हैं डीएपी 1 एकड़ में। तो ये मात्रा बढ़ती जा रही है, यूरिया की मात्रा 1 बोरी 1 एकड़ पीछे डालना चाहिए, पर वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1.5 बोरी 2 बोरी तक लोग यूरिया की मात्रा डाल रहे हैं। तो ये भी अत्यधिक मात्रा में डालते जा रहे हैं, और इससे क्या है कीड़ा भी बढ़ रहा है, बाद में फिर महू का प्रकोप भयंकर बढ़ता है। तनाछेदक तो ठीक है कि आपका जो है एक डंठल को ही उसने नुकसान किया, लेकिन अब जब भूरा माहू आ जाता है तो पूरा का पूरा पेच में पूरा उसका पीला पीला कर देता है और पौधों की फसल को जला देता है, और यदि बाली आने के बाद में यदि आ गया है तो पूरी बाली को भी हल्का कर देता है। पूरी आई हुई फसल जो है आपकी मतलब बहुत हद तक जो है कम हो जाती है, उसका नुकसान होता है, और वजनदार जो धान है वो हल्की हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको समन्वित रूप से आपको जो है दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जी सर, किसान भाई चाहते कि जो बीमारियां लगती है धानों में तो जनरली वो कृषि केंद्रों के माध्यम पर निर्भर रहते हैं और दवाइयाँ वहीं से ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो एक अच्छी दवाई हो जिससे किसानों को कम पैसा भी लगे और जल्दी से ठीक भी हो जाए और उर्वरक क्षमता भी बनी रहे, इस पर क्या विचार है आपके? बिल्कुल, ये ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन अब किसान भाई जो है अब समझदार होता जा रहा है। पहले तो ये होता था कि जैसे बीमारी लगी तो सीधे जाकर के दुकान से जाकर के उनसे पूछ करके दवाई लाता था, लेकिन अब किसान पूछने लगा है अपने संबंधित लोगों को और कुछ अधिकारियों को। अब ये लोगों में जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको खुद को ही जागरूक बनना पड़ेगा कि दवाई कौन सी लगनी है। जैसे तनाछेदक की बात करें, तनाछेदक बहुत मात्रा में लगता है, तो शुरुआत में मैंने बताया क्लोरपाइरीफास, जैसे बस लास्ट में जैसे गबोट अवस्था में बाली निकल रही है उस अवस्था में आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल के नाम से दवाई आती है 18.5%। तो ये दवाई बहुत सारी कंपनी की अलग अलग कंपनियां की आती है, ढेर सारी कंपनियां, लेकिन क्लोरेंट्रानिलीप्रोल जो कि कोराजिन के नाम से शुरुआत में आई थी, अब बहुत सारी कंपनियां बनाने लगी है हर कंपनी का, लेकिन उसमें आता है टेक्निकल क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। तो कहने का मतलब है ये दवाई को याद रखो। और ये जो दवाई है पहले तो 50 ml ही पर्याप्त तो होती थी 1 एकड़ में, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि अब लोगों में कीटों में भी देखा गया है कि इसमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ता जा रहा है। तो 60 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप डालते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो तनाछेदक, आपका जो गबोट अवस्था में या जब बाली निकल रही है उस अवस्था में आपको लास्ट अवस्था में इसको डालना चाहिए, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा तनाछेदक से। और इसके अलावा ये दवाई यदि आपको नहीं डालना है तो आप एक आती है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP, 50 SP के नाम से आती है, 50% कार्टप हाइड्रोक्लोराइड अनेक नामों से आती है बाजार में, लेकिन ये जो टेक्निकल है इसको याद रखना चाहिए। और ये भी दवाई डाल सकते हैं, या ये नहीं डाले तो फिर आप जो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की बात कर रहा हूँ उसको डाल सकते हैं।
तो ये जो दवाई है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50%, ये जो है आपका 200 ग्राम लगती है प्रति एकड़ में की दर से। तो इसका भी डालेंगे तो इसका भी रिजल्ट आपको तनाछेदक के लिए अच्छा मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आपका जो पत्ती मोड़क कीट है ये भी आपका कंट्रोल होगा। तो ये तनाछेदक की बात रही। इसके अलावा जो ब्लास्ट बीमारी आती है ये है कीट, जो कि हमको कीट दिखाई भी देते हैं, लेकिन रोग में अंतर ये होता है कि रोग के लक्षण दिखते हैं लेकिन रोग के फैलाने वाले जीवाणु हमको दिखाई आंखों से नहीं देते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलते हैं लैब में। लेकिन जो हमको बात करते हैं कि इसको कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल करने के लिए भी बताया कि मैं जैविक उपाय यदि साथ साथ अपनाते हैं तो ये इसका जो है प्रकोप ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन आता भी है तब फिर इसकी एक दवाई है एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ में टेबुकोनाजोल की कॉम्बिनेशन वाली दवाई आती है। ये यदि डालते हैं तो इसमें ये जो दवाई है 3-4 बीमारियों को काफ़ी हद तक रोकती है, चाहे आपका जो है ब्लास्ट की बीमारी हो, चाहे आपका लाही आने की समस्या हो, या आपका जो सीथ ब्लाइट भी आती है, या सीथ रॉट या स्टेम रॉट आता है। तो ये जो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल बनी में रहती है और हमारे फसल जो है सुरक्षित रहती है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं।